हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी लड़की की कहानी जिसका हुलिया तो है एक मामूली झाड़ू पोछा करने वाली का, लेकिन दिमाग भाई साहब एल्बर्ट आइंस्टाइन से भी 2 कदम आगे है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं इस धमाकेदार मिस्ट्री का एक्सप्लेनेशन। कहानी की शुरुआत होती है हमारी चुलबुली और नटखट हीरोइन शाओ ये यानी ओनो से। उम्र सिर्फ 22 साल, पढ़ाई के नाम पर सिर्फ जूनियर हाई स्कूल, लेकिन घमंड, अरे नहीं बाबा घमंड नहीं, उसका IQ पूरे 180 है। वो बड़े टशन में पुलिस स्टेशन का इंटरव्यू पास करके असिस्टेंट शेरिफ बनने आती है, लेकिन वहाँ का ऑफिसर उसे देखकर मुंह बनाता है। वो कहता है कि ए लड़की, तू और असिस्टेंट शेरिफ, शक्ल देखी है गांव की अनपढ़ गवार कहीं की, हमारे यहाँ झाड़ू मारने वाले की कमी है, चल पकड़िए पोछा और फर्श चमकाना शुरू कर। इस पर शाओ ये मन में मुंह बनाकर सोचती है कि कोई बात नहीं शाओ ये, धीरज रख, इस महीने की सैलरी मिल जाए फिर रहने के लिए कमरा ढूंढूंगी, तब तक झाड़ू पोछा ही सही। अब एंट्री होती है हमारे हैंडसम, कड़क और सुपर रिच CID चीफ शेन यानी चिन की। शेन के सामने एक बड़ा सिरदर्द है, जिनलान अपार्टमेंट मर्डर केस। एक महिला का मर्डर हुआ है, घर का सारा कीमती सामान गायब है और खिड़की का कांच टूटा हुआ है। पुलिस को लग रहा है कि ये किसी चोर का काम है, लेकिन हमारी शाओ ये जो वहां झाड़ू पोछा मार रही थी, फाइलों को देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाती। वो सीधे बोल पड़ती है कि ओहो, ये CID वाले भी ना एक छोटा सा केस नहीं सुलझा पा रहे, ये कोई चोरी वोरी का मामला नहीं है भाई साहब। ये सुनकर चीफ शेन गुस्से में चिल्लाते हैं कि कौन है ये लड़की और मेरी परमिशन के बिना मेरे ऑफिस में कैसे आई। शाओ ये बड़ी मासूमियत से कहती है कि सर जी नमस्ते, मैं आपकी नई क्लीनर शाओ ये। वो क्या है ना, आपकी फाइल में कुछ छोटी मोटी गलतियां थी तो मैंने सोचा थोड़ा ठीक कर दूं। तभी दूसरा ऑफिसर गुस्से में लाल होकर बोलता है कि ओए पागल लड़की, पुलिस स्टेशन कोई खेल की जगह है, तूने सरकारी फाइलों को हाथ कैसे लगाया, अभी जेल में डाल दूंगा तुझे। लेकिन शाओ ये डरने वालों में से नहीं थी। वो सीधे चीफ शेन की आंखों में आंखें डालकर कहती है कि तुम्हारी थ्योरी ही गलत है। चीफ शेन उससे पूछते हैं कि अच्छा, तो तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये चोरी नहीं है। शाओ ये पूरे टशन में जवाब देती है कि सर जी, खिड़की के पास का फर्श देखा आपने, खून के दाग नीचे हैं और टूटे हुए कांच के टुकड़े उस खून के ऊपर गिरे हैं। इसका सीधा मतलब है कि कातिल ने पहले महिला को कमरे में मारा, जिससे खून फर्श पर फैला, और बाद में पुलिस को गुमराह करने के लिए खिड़की का कांच तोड़ा ताकि ये चोरी का केस लगे। यानी कातिल कोई बाहर का चोर नहीं, बल्कि उस महिला का कोई अपना है। ऑफिसर भड़कते हुए कहता है कि अरे चुप कर कचरा उठाने वाली, एक कांच का टुकड़ा देखकर खुद को डिटेक्टिव समझ रही है। चीफ शेन भी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि इसे तुरंत यहाँ से बाहर निकालो, और सुनो, आज के बाद ये लड़की CID के आसपास भी नहीं दिखनी चाहिए, वरना सीधे 3 साल के लिए जेल भेज दूंगा। बेचारी शाओ ये रोते हुए कहती है कि अरे कम से कम मेरे आधे दिन की मजदूरी तो दे दो, बिना पैसों के मैं रहूंगी कहाँ। अब पुलिस ने तो शाओ ये को लात मारकर निकाल दिया, लेकिन उसका 180 IQ वाला दिमाग शांत कैसे बैठता। वो सीधे पहुंच जाती है उस हॉन्टेड मर्डर लोकेशन पर, जिनलान अपार्टमेंट, कमरा नंबर 201। वहां पहुंचकर वो हंसते हुए कहती है कि हा, आ गई है दुनिया की नंबर 1 डिटेक्टिव शाओ ये। तुम लोग मुझे कमतर आंक रहे थे ना, अब देखो मैं 3 मिनट के अंदर इस केस को कैसे सॉल्व करती हूँ। शाओ ये घर के अंदर जाकर बारीकी से मुआयना करती है। वो देखती है कि महिला को बेडरूम में मारा गया था, लेकिन कातिल मर्डर करने के तुरंत बाद लिविंग रूम की दराज की तरफ भागा था। आखिर क्यों? शाओ ये गहरी सोच में डूब जाती है कि मर्डर करने के बाद कोई दराज की तरफ क्यों भागेगा, और यहाँ टेबल पर रखे पोटैटो चिप्स अभी भी कुरकुरे हैं, इसका मतलब मौत को 12 घंटे से ज्यादा नहीं हुए हैं। फिर वो लाश की तरफ देखकर कहती है कि फिक्र मत करो दीदी, मैं तुम्हारे कातिल को पाताल से भी ढूंढ निकालूंगी। शाओ ये अभी मर्डर सीन पर सोच विचार ही कर रही थी कि तभी वहां धमाकेदार एंट्री होती है चीफ शेन और मृतिका के पति मिस्टर चैन की। मिस्टर चैन रोने का नाटक करते हुए पुलिस को अपना बयान दे रहे थे कि जब वो बिजनेस ट्रिप से लौटे तो पूरा घर खून से लथपथ था, लेकिन जैसे ही चीफ शेन बेडरूम का दरवाजा खोलते हैं, उनकी नजर सीधे शाओ ये पर पड़ती है। चीफ शेन गुस्से में लाल होकर चिल्लाते हैं कि शाओ ये, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें अभी अभी नौकरी से निकाला था और तुम सीधे क्राइम सीन पर आ गई। गैर कानूनी तरीके से घुसपैठ, सबूतों से छेड़छाड़, केस में रुकावट डालना, चलो सीधे पुलिस स्टेशन, वहीं बात करेंगे। शाओ ये बिना डरे मुस्कुराती है और कहती है कि अरे सर जी, आप तो बिल्कुल सही टाइम पर आए हैं। अब पुलिस स्टेशन जाकर टाइम क्यों खराब करना, जब मैंने आपके लिए असली कातिल को यहीं ढूंढ निकाला है। मिस्टर चैन हैरान होकर बोलते हैं कि क्या
कातिल मिल गया। तुमने क्या ढूंढ लिया लड़की? चीफ शेन भी थोड़े हैरान होते हैं लेकिन कहते हैं कि चलो मैं भी देखना चाहता हूँ कि इसके पास क्या बकवास थ्योरी है। अब हमारी 180 IQ वाली शाओ ये अपना असली जलवा दिखाती है। वो कमरे के बीच में खड़ी होकर पूरे टशन के साथ केस को रिक्रिएट करती है। शाओ ये कहती है कि कातिल कोई चोर नहीं बल्कि इस महिला का बेहद करीबी इंसान है। वो दरवाजे से बड़े आराम से अंदर आया और उसने बेडरूम के बेड पर महिला पर हमला किया, लेकिन महिला ने खुद को बचाने के लिए जमकर लड़ाई की। उस हाथापाई में कातिल का चश्मा टूटकर फर्श पर गिर गया। अब चूंकि कातिल को बहुत ज्यादा शॉर्ट साइटेडनेस यानी धुंधला दिखने की बीमारी थी, बिना चश्मे के उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वो आगे कुछ नहीं कर पाया। वो सीधे बेडरूम से लिविंग रूम की तरफ भागा। मिस्टर चैन के पसीने छूटने लगते हैं। शाओ ये बिना रुके आगे बोलती है कि लिविंग रूम में आकर कातिल ने दराज खोली, अपना एक्स्ट्रा चश्मा निकाला और पहन लिया। उसके बाद उसने पूरे घर की अलमारियों और दराजों को बिखेर दिया ताकि ये नॉर्मल चोरी का केस लगे, और आखिर में उसने बेडरूम की खिड़की का कांच तोड़ दिया ताकि पुलिस सोचे कि चोर खिड़की से आया था। लेकिन वो कहते हैं ना कि कातिल कितना भी शातिर हो, कोई ना कोई गलती जरूर करता है। कातिल के चश्मे का एक छोटा सा टुकड़ा खिड़की के टूटे हुए कांच के मलबे में मिक्स हो गया था। क्या मैं सही कह रही हूँ मिस्टर चैन? मिस्टर चैन गुस्से में कांपते हुए कहते हैं कि तुम्हारा क्या मतलब है? तुम ये कहना चाहती हो कि मैंने अपनी पत्नी को मारा है? ये सरासर झूठ है। ऑफिसर शेन, आप इस अजीब सी लड़की को यहाँ बकवास करने की इजाजत कैसे दे सकते हैं? शाओ यो मुस्कुराते हुए कहती है कि मिस्टर चैन, तो फिर आप ही बताइए कि घटना से पहले आप हमेशा काले फ्रेम का चश्मा पहनते थे, लेकिन आज अचानक आपने ये गोल्डन फ्रेम का चश्मा क्यों पहन रखा है? ऑफिसर शेन, जरा इस टूटे हुए चश्मे के लेंस का पावर चेक करवाइए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये सुनते ही मिस्टर चैन भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन चीफ शेन उन्हें दबोच लेते हैं। चीफ शेन चिल्लाते हैं कि कोई हिलेगा नहीं, इसे तुरंत गिरफ्तार करो और ले जाओ। केस तो सॉल्व हो गया। पुलिस स्टेशन के बाकी ऑफिसर भी मान जाते हैं कि झाड़ू लगाने वाली लड़की ने कमाल कर दिया। चीफ शेन भी शाओये के टैलेंट के कायल हो जाते हैं। चीफ शेन कहते हैं कि चलो, इस केस के लिए थैंक यू। मैं एडमिनिस्ट्रेशन को बोलकर कल से तुम्हें वापस काम पर रखवा लूंगा, अपनी नौकरी का मजा लेना। शाओ ये मुंह फुलाकर कहती है कि हूँ, सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा। आपने मुझे नौकरी से निकाला था, उसका हिसाब कौन देगा? अगर वापस आना है तो मुझे प्रमोशन और सैलरी में हाइक चाहिए, कम से कम असिस्टेंट शेरिफ की पोस्ट तो दो। चीफ शेन मुस्कुराकर कहते हैं कि मुझे किसी असिस्टेंट की जरूरत नहीं है, काम करना है तो करो, वरना तुम्हारी मर्जी। शाओ ये हार नहीं मानती और उनके पीछे पीछे गाड़ी तक आ जाती है। वो कहती है कि सर जी, मुझे थोड़ा एडवांस सैलरी दे दो ना, मैं इस अनजानी जगह पर बिल्कुल अकेली हूँ, न कोई दोस्त है न रहने का ठिकाना। चीफ शेन मना कर देते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट में ऐसा कोई नियम नहीं है, ये तुम्हारी अपनी प्रॉब्लम है। शाओ ये पूरे टशन में धमकी देती है कि अच्छा, अगर आपने मेरी रहने की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की तो मैं रोज आपके हर क्राइम सीन पर जाकर वहीं अपना डेरा जमा लूंगी। हार मानकर चीफ शेन उसे अपनी गाड़ी में बिठाते हैं और सीधे ले आते हैं एक बेहद आलीशान राजा महाराजाओं जैसे विला में। शाओ ये की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। शाओ ये चिल्लाती है कि वाओ सर जी, आप इतने आलीशान विला में रहते हैं, आप तो बहुत बड़े रईस निकले, लेकिन एक पुलिस वाले के पास इतना पैसा कहाँ से आया? चीफ शेन स्वैग से जवाब देते हैं कि तुम भूल रही हो कि मेरा सरनेम शेन है, मैनचेस्टर के सबसे अमीर शेन परिवार की दौलत है ये। शाओ ये हैरान होकर पूछती है कि अरे बाप रे, आप इतने बड़े अरबपति हैं, तो फिर अपने करोड़ों अरबों के बिजनेस को संभालने के बजाय इस CID डिपार्टमेंट में झाड़ू पोछा, मेरा मतलब है पुलिस की नौकरी क्यों कर रहे हैं? चीफ शेन का मूड थोड़ा सीरियस हो जाता है। वो कहते हैं कि हमारे घर में जूतों के साथ सोफे पर बैठना मना है और फालतू बकवास करने वाली औरतों की भी यहाँ कोई जगह नहीं है। रोसा, इसे गेस्ट रूम दिखाओ, सैलरी 29 दिसंबर को मिलेगी, तुम यहाँ सिर्फ 28 दिसंबर तक रुक सकती हो। घर की केयरटेकर रोसा श्याओ ये को उसके आलीशान कमरे में ले जाती है। श्याओ ये इतनी बड़ी जगह देखकर बेहद खुश होती है। तभी रोसा उसे एक जरूरी बात बताती है। रोसा कहती है कि मिस श्याओ ये, मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहती हूँ। जब हमारे यंग मास्टर छोटे थे तब उनके परिवार के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ था, इसी वजह से वो पुलिस वाले बने हैं, लेकिन वो इस बारे में बात करना पसंद नहीं करते, इसलिए प्लीज उनसे दोबारा ऐसा कोई सवाल मत पूछिएगा। श्याओ ये समझदारी से सिर हिलाती है और सोचती है कि लगता है इन अमीर लोगों के भी अपने बड़े बड़े दुख होते हैं। अगली सुबह शाओ ये बड़े टशन में उठती है और भागते हुए काम पर जाने लगती है। तभी चीफ शेन उसे रोकते हैं और डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता करने को कहते हैं। दोनों नाश्ता करते हुए कल वाले मर्डर केस के बारे में बात कर रहे होते हैं। शेन पूछते हैं कि आखिर उस पति ने अपनी ही पत्नी को क्यों मारा। शाओ ये मुंह में खाना ठूंसते हुए कहती है कि क्योंकि वो बहुत लंबे समय से डिप्रेशन और दबाव में था, इसलिए उसने ऐसा खौफनाक कदम उठाया। फिर वो शेन को खुद को घूरते देख कहती है कि आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं,
मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी शेन उसका हाथ देखकर टोकते हैं कि क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें तमीज से चॉपस्टिक इस्तेमाल करना नहीं सिखाया। शाओ ये की हंसी अचानक गायब हो जाती है। वो उदास होकर कहती है कि नहीं, मैंने अपनी माँ को तब से नहीं देखा जब मैं सिर्फ 5 साल की थी। ये सुनकर चीफ शेन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सॉरी बोलते हैं। अभी ये इमोशनल पल चल ही रहा था कि तभी शेन के पास एक इमरजेंसी कॉल आता है। शहर में एक बहुत बड़ा बस ब्लास्ट हुआ है जिसमें 17 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। शेन तुरंत शाओये को घर पर रहने की हिदायत देकर खुद क्राइम सीन पर निकल जाते हैं। लेकिन भाई, हमारी शाओये घर बैठने वालों में से कहाँ थी। वो झाड़ू पोछा करने के बहाने सीधे ब्लास्ट वाली जगह पर पहुंच जाती है। वहां पुलिस की शुरुआती जांच चल रही थी और ऑफिसर मान रहे थे कि बस के फ्यूल टैंक में खराबी की वजह से ये एक हादसा था। जैसे ही शेन की नजर शाओये पर पड़ती है, वो भड़क जाते हैं कि ओ नो, तुम फिर यहाँ आ गई। ना हाथों में ग्लव्स है, ना पैरों में शू कवर, तुम सारे सबूत खराब कर दोगी। ड्राइवर, इस लड़की को यहाँ से ले जाओ। शाओ ये पैर पटकते हुए कहती है कि अरे सर जी, इतना बड़ा केस हो गया और आपने मुझे बुलाया तक नहीं। क्या आपको पक्का यकीन है कि आपको मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी? वैसे पुलिस कह रही है कि ये एक हादसा है, लेकिन मेरा दिमाग कहता है कि ये सरासर मर्डर है। शेन और बाकी पुलिस वाले शाओये की बात को बकवास बताते हैं क्योंकि वहाँ कोई बम या केमिकल नहीं मिला था। लेकिन शाओ ये सीधे एक लाश के पास जाती है और उसके हाथ में बंधी घड़ी को देखती है। शाओ ये चिल्लाकर कहती है कि शेरिफ, जरा इस घड़ी के डायल को देखिए, इस पर किसी भारी चीज से हमला किया गया है। और इस घड़ी की सुइयों को देखिए, समय सुबह के 5:05 पर रुका हुआ है, जबकि बस का धमाका सुबह 7:30 पर हुआ था। इसका मतलब ये इंसान धमाके से 2.5 घंटे पहले ही मर चुका था। शेन कहते हैं कि एक टूटी हुई घड़ी से कुछ साबित नहीं होता ओनो, ये सिर्फ तुम्हारा अंदाजा है। शाओ ये पूरे कॉन्फिडेंस से कहती है कि अगर यकीन नहीं होता तो मैं साबित करके दिखाती हूँ। वो लाश के पैर के पास जाती है और पैंट को थोड़ा ऊपर करती है। वो कहती है, देखिए, धमाके के मलबे से इसके पैर पर इतना गहरा कट लगा है, लेकिन वहाँ से खून की एक बूंद भी बाहर नहीं निकली। इसकी पैंट बिल्कुल साफ है। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों? शेन सोच में पड़ जाते हैं। शाओ ये मुस्कुराते हुए समझाती है कि क्योंकि जब इंसान जिंदा होता है तब दिल धड़कता है और खून बहता है, लेकिन अगर मौत पहले ही हो चुकी हो तो शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है और मरने के बाद लगे जख्मों से खून नहीं निकलता। इसका मतलब साफ है कि कातिल ने पहले इस इंसान को मारा और फिर अपने जुर्म को छुपाने के लिए पूरी बस को बम से उड़ा दिया ताकि ये एक एक्सीडेंट लगे। शेन हैरान होकर पूछते हैं कि अगर ये मर्डर था तो हमारी शुरुआती जांच में कोई बारूद या बम के केमिकल क्यों नहीं मिले? शाओ ये अपने जासूसी दिमाग से जवाब देती है कि सर जी, आपको पता होना चाहिए कि कुछ खास तरह के बमों के केमिकल और बस के फ्यूल के केमिकल आपस में काफी मिलते जुलते हैं, इसलिए आपकी नॉर्मल जांच में कुछ नहीं आया। लेकिन जब असली लैब रिपोर्ट आएगी तो सच सामने आ जाएगा। बाकी पुलिस वाले शाओये का मजाक उड़ा रहे होते हैं कि ये लड़की पागल है, लेकिन तभी फॉरेंसिक टीम का ऑफिसर भागते हुए आता है और चिल्लाता है कि सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। जो लाश घड़ी पहने हुए थी वो इसी ट्रैवल कंपनी के एक ड्राइवर की थी और उसकी मौत धमाके से पहले सुबह 5 से 5:30 के बीच ही हो चुकी थी। ये सुनते ही चीफ शेन और बाकी ऑफिसर्स के होश उड़ जाते हैं। शाओ ये मुस्कुराते हुए शेन की तरफ देखती है, जैसे कह रही हो, देखा झाड़ू वाली का कमाल। अगली सुबह शाओये की आंख खुलती है तो चीफ शेन उसे सीधे अपने स्टडी रूम में बुलाते हैं ताकि दोनों मिलकर केस को एनालाइज कर सके। टेबल पर नाश्ता सलीके से सजा हुआ था। शाओ ये मजे से ऑमलेट खाते हुए बोलती है कि सर जी, ये नाश्ता पक्का आपकी नैनी ने बनाया है ना, क्योंकि इसके किनारे थोड़े जले हुए हैं और साफ दिख रहा है कि बनाने वाले को कुकिंग नहीं आती। वैसे नैनी के हाथ पर तेल के छींटों के निशान भी थे, यानी ये नाश्ता उन्होंने आपके लिए खुद अपने हाथों से बड़े प्यार से बनाया है। आप मानते क्यों नहीं? चीफ शेन बात बदलते हुए शर्मा जाते हैं और कहते हैं कि तुम ज्यादा इधर उधर मत देखो, सीधे पॉइंट पर आओ। कल के बस ब्लास्ट में सिर्फ ड्राइवर और एक पैसेंजर जिंदा बचे हैं, बाकी सब मारे गए। और जो शख्स धमाके से पहले मरा उसका नाम फॉरेस्ट गंप था, जो इसी ट्रैवल कंपनी का कर्मचारी था। इसका मतलब कातिल कोई बाहर का नहीं बल्कि इसी कंपनी का अंदर का कोई बंदा है। क्या तुम्हें कोई सुराग मिला? शाओ ये टशन में आकर अपनी चिन पर हाथ रखती है और कहती है कि सुराग तो है सर जी, लेकिन ये काम एक क्लीनर की सैलरी के दायरे में नहीं आता। चीफ शेन मुस्कुराते हैं और एक बड़ी डील ऑफर करते हैं कि अगर ये केस सॉल्व हो गया तो मैं तुम्हें सीधे सीआईडी का डिटेक्टिव कंसल्टेंट बना दूंगा, साथ ही तगड़ा प्रमोशन और सैलरी हाइक भी। शाओ ये खुशी से उछल पड़ती है और कहती है, डन, डील पक्की। तभी फोन आता है कि अस्पताल में भर्ती बस का ड्राइवर होश में आ गया है। शेन और शाओ ये तुरंत हॉस्पिटल भागते हैं। वहां घायल ड्राइवर मिस्टर जैंग होश में थे, जबकि दूसरा पैसेंजर अभी भी कोमा में था। चीफ शेन मृतक फॉरेस्ट गंप की फोटो दिखाते हुए पूछते हैं कि क्या आप इसे जानते हैं? ड्राइवर कहता है, हाँ सर, ये हमारी ही ड्राइवर टीम का हिस्सा था, लेकिन ब्लास्ट वाले दिन मैंने कुछ अजीब नोटिस नहीं किया। हाँ, एक बात याद आई, पिछले कुछ दिनों से वो हमसे शिकायत कर रहा था कि उसे हमेशा ऐसा लगता है जैसे कोई हर वक्त
उस पर नजर रख रहा है, कोई उसका पीछा कर रहा है। शाओये का शक यकीन में बदल जाता है कि कातिल ने वाकई लंबे समय तक मृतक की रेकी की थी। शेन तुरंत पूरी टीम को सीसीटीवी फुटेज खंगालने और आज रात तक कातिल को लॉक करने का ऑर्डर दे देते हैं। अगली सुबह पुलिस स्टेशन में एंट्री होती है गुस्से से लाल पीले इंस्पेक्टर जनरल यानी आईजी की। आईजी आते ही चीफ शेन पर चिल्लाते हैं कि शेन, इतने दिन हो गए और तुम लोग अभी तक इस बस ब्लास्ट केस को बंद नहीं कर पाए। ऊपर से तुम कह रहे हो कि ये मर्डर है। मुझे फालतू की बातें मत सुनाओ, बस ये बताओ कि तुम्हारे डिपार्टमेंट में कोई ऐसा जीनियस है भी जो इस केस को सुलझा सके। तभी वहाँ पोछा मारती हुई शाओये अपनी झाड़ू लेकर सामने आ जाती है और बड़े स्वैग से कहती है, आईजी सर, मैं हूं ना, बताइए क्या काम है। आईजी उसे ऊपर से नीचे तक देखते हैं और भड़क जाते हैं कि शेन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? एक टॉयलेट साफ करने वाली लड़की अब हमारे वो केस सुलझाएगी जो तुम्हारी पूरी सीआईडी टीम नहीं सुलझा पाई। शाओये गुस्से में बुदबुदाती है, बुढ़े, टॉयलेट क्लीनर को कम मत समझ। लेकिन तभी चीफ शेन जो स्टैंड लेते हैं उसे देखकर सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। चीफ शेन पूरे टशन में आईजी के सामने खड़े होते हैं और कहते हैं, आईजी सर, गलती मेरी ही है। आज से शाओये इस डिपार्टमेंट की क्लीनर नहीं है, बल्कि ये मेरी ऑफिशियल डिटेक्टिव कंसल्टेंट है। आईजी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो चिल्लाते हैं, क्या तुम पागल हो गए हो शेन? इसकी क्वालिफिकेशन क्या है? इसका रेज्यूमे कहाँ है? सीआईडी में डिटेक्टिव बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है। शेन पूरी शिद्दत से शाओये का सपोर्ट करते हुए कहते हैं, सर, इसके पास कोई फॉर्मल डिग्री या रेज्यूमे नहीं है, लेकिन इसका IQ 180 है। इसके पास कमाल का जासूसी दिमाग है और इसी ने हमारा पिछला सबसे बड़ा मर्डर केस सुलझाया है। आईजी अपना सर पकड़ लेते हैं और शेन को अकेले में ले जाकर कहते हैं कि शेन, तुम्हारे दादाजी और मैं सालों पुराने दोस्त हैं। उन्होंने जब से कहा था कि तुम पुलिस में आना चाहते हो, मैं तुम्हें अपना वारिस मानकर तैयार कर रहा था। तुम हमेशा इतने शांत और समझदार थे, आज अचानक इस लड़की के चक्कर में इतने कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? आईजी साहब गुस्से में चीफ शेन से कहते हैं कि मुझे ये बताओ कि कातिल कब तक सलाखों के पीछे होगा। तभी शाओ ये मुस्कुराते हुए सीसीटीवी स्क्रीन की तरफ इशारा करती है और कहती है कि आईजी सर, इतना गुस्सा मत कीजिए, कातिल तो ठीक आपके सामने खड़ा है। वो स्क्रीन पर दिख रहे एक मामूली कार वॉश वर्कर यानी गाड़ी धोने वाले की तरफ उंगली उठा देती है। वहाँ खड़ा दूसरा ऑफिसर हंसने लगता है कि अरे, ये तो कार वॉश वर्कर है, इसकी सारी एक्टिविटीज नॉर्मल है, ये कातिल कैसे हो सकता है? शाओ ये कहती है कि सर जी, यही तो आप मात खा गए, ये कातिल बहुत शातिर है। ये मरे हुए ड्राइवर फॉरेस्ट गंप का पीछा पैरों से नहीं बल्कि अपनी आंखों से करता था। जरा ध्यान से देखिए, जब भी ये कैंटीन में खाना खाने बैठता है तो हमेशा एक ही जगह बैठता है। क्यों? क्योंकि ठीक इसके सामने स्टील का एक बड़ा सा सूप कंटेनर रखा है जो एक कॉन्वेक्स मिरर यानी गोलाकार शीशे की तरह काम करता है। उसमें बैठकर ये पूरी कैंटीन पर नजर रखता था। इतना ही नहीं, जब भी फॉरेस्ट गंप खाना खाने आता, ये अपनी घड़ी देखता था ताकि उसके आने जाने का सटीक वक्त नोट कर सके। और जब ये बाहर गाड़ियां धोता था तो हमेशा गाड़ी के रियर व्यू मिरर को एक खास एंगल पर सेट करता था, जिससे इसे सीधे फॉरेस्ट गंप की हर हरकत दिखाई देती थी। ये कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल शिकारी है। आईजी साहब चिढ़कर कहते हैं कि बंद करो ये मनगढ़ंत कहानियां, हमें सबूत चाहिए। शाओ ये कहती है कि बात पक्की है आईजी सर, अगर ये कातिल निकला तो कल से मैं यहाँ की चीफ कंसल्टेंट बनूंगी और अगर गलत निकली तो अपना बोरिया बिस्तर समेटकर चली जाऊंगी। मंजूर? चीफ शेन तुरंत उस कार वॉश वर्कर का डेटाबेस चेक करवाते हैं और तभी पुलिस स्टेशन का ऑटोमेटिक अलार्म बज उठता है। टिंग 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 टिंग। कंप्यूटर स्क्रीन पर लाल अक्षरों में लिखा आता है, S लेवल वांटेड क्रिमिनल, कोड नेम बुचर यानी कसाई। ये एक ऐसा खतरनाक प्रोफेशनल किलर था जो पिछले 10 साल से पुलिस को चकमा दे रहा था। ये देखते ही आईजी साहब के होश उड़ जाते हैं। वो थूक निगलते हुए चीफ शेन से कहते हैं कि शेन, इस शाओ ये को तुम जैसे मर्जी वैसे रखो, ये अब से तुम्हारी कंसल्टेंट है। शाओ ये मुस्कुराते हुए शेन से कहती है कि सर जी, कल आपने आईजी के सामने मेरा इतना सपोर्ट किया, आपको अपने बॉस की नाराजगी का डर नहीं था? शेन स्वैग से जवाब देते हैं कि मैं सीआईडी का शेरिफ हूँ ओनो, मेरा काम सच का साथ देना है, चापलूसी करना नहीं। वाह भाई, शेरिफ हो तो ऐसा। अब बुचर को इंटेरोगेशन रूम में लाया जाता है। चीफ शेन टेबल पर हाथ मारकर कहते हैं कि खेल खत्म बुचर, बताओ तुमने फॉरेस्ट गंप को क्यों मारा? लेकिन बुचर जो जवाब देता है वो सबको हिलाकर रख देता है। वो कहता है कि सर, मैं एक प्रोफेशनल किलर हूँ और मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे तो वैसे भी फांसी होनी है। 2 महीने पहले किसी ने मेरे दरवाजे पर एक लिफाफा छोड़ा था जिसमें फॉरेस्ट गंप की फोटो और 30,000 रुपए एडवांस थे, इसीलिए मैंने अपनी पहचान बदलकर वहाँ
नौकरी की। मैं उसे मारने ही वाला था, लेकिन मेरे हाथ साफ करने से पहले ही किसी और ने उसे बस ब्लास्ट में उड़ा दिया। वो मेरे करने से पहले ही मर चुका था। शाओ ये सोच में पड़ जाती है कि क्या इस एम्प्लॉयर ने किसी दूसरे कातिल को हायर किया था। वो बुचर से पूछती है कि तुम्हें सुपारी किसने दी थी। बुचर कहता है कि मैं उसे नहीं जानता, लेकिन मेरे घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा है, तुम खुद देख लो। पुलिस बुचर के घर की फुटेज से उस एम्प्लॉयर को ढूंढ निकालती है। उसका नाम था फ्यूचर, जो एक रईस और आवारा किस्म का आदमी था। पुलिस को लगता है कि केस सॉल्व हो गया है, असली मास्टरमाइंड यही फ्यूचर है। लेकिन तभी फोरेंसिक टीम से एक और बड़ा झटका लगता है। ऑफिसर भागते हुए आता है और कहता है कि सर, ये जो फ्यूचर नाम का आदमी है, ये भी उसी बस ब्लास्ट में मारा जा चुका है। उसकी लाश पीड़ितों की लिस्ट में शामिल है। शाओ ये का दिमाग घूम जाता है। इसका मतलब असली कातिल कोई तीसरा इंसान है जिसने एक ही तीर से दो शिकार किए। उसने बस ब्लास्ट प्लान किया ताकि ड्राइवर फॉरेस्ट गंप और सुपारी देने वाले फ्यूचर दोनों को एक साथ खत्म किया जा सके। तभी शाओ ये की नजर उस पैसेंजर की फोटो पर पड़ती है जो अभी भी हॉस्पिटल में कोमा में है और जिसके हाथ पर एक खास टैटू बना है। शाओ ये चिल्लाती है कि अरे, ये टैटू मैंने पहले भी कहीं देखा है। वो तुरंत पिछले साल की एक पुरानी ग्रुप फोटो निकलवाती है जिसमें फॉरेस्ट गंप की बस के सारे टूरिस्ट मौजूद थे। जब शाओ ये पिछले साल के पैसेंजर्स की लिस्ट और आज के बस ब्लास्ट के मरे हुए लोगों की लिस्ट को आपस में मिलाती है तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। अस्पताल में भर्ती इकलौता जिंदा बचा पैसेंजर होश में आते ही रोते हुए पिछले साल का वो खौफनाक सच उगलता है। वो बताता है कि ठीक 1 साल पहले 2 जनवरी को यही पूरी टीम इसी बस से शहर लौट रही थी। बस में फ्यूचर नाम के उस बदतमीज अमीर लड़के का किसी से झगड़ा हो गया और हाथापाई होने लगी। ड्राइवर फॉरेस्ट गंप का ध्यान भटक गया और बस ने सड़क पार कर रही एक प्रेग्नेंट महिला को टक्कर मार दी। महिला सड़क पर तड़पने लगी और चीखने लगी, बचाओ, कोई मेरे बच्चे को बचाओ। लेकिन वहां मौजूद लोगों की इंसानियत मर चुकी थी। वो रईस लड़का चिल्लाया, कोई नीचे मत उतरना, ये औरत नाटक कर रही है, हमें फंसाकर पैसे ऐंठना चाहती है, पुलिस केस हो जाएगा, कल सुबह मेरा इंटरव्यू है। ड्राइवर फॉरेस्ट गंप ने भी डर के मारे बस नहीं रोकी। उस तड़पती हुई प्रेग्नेंट महिला को सड़क पर ही मरता हुआ छोड़कर वो पूरी बस वहां से भाग निकली। किसी एक इंसान ने भी उसे अस्पताल ले जाने की जहमत नहीं उठाई और तड़प तड़प कर उस माँ और उसके अजनमे बच्चे की मौत हो गई। अब शाओ ये और चीफ शेन को समझ आता है कि ये कोई रैंडम ब्लास्ट नहीं, बल्कि एक बेहद खौफनाक और सोची समझी बदले की आग थी। लेकिन ये कातिल था कौन? शाओ ये तुरंत अस्पताल के रिकॉर्ड्स खंगालती है और उस मरी हुई प्रेग्नेंट महिला के पति का नाम ढूंढ निकालती है और नाम देखते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कातिल कोई और नहीं बल्कि इसी बस का ड्राइवर मिस्टर झेंग था, जो इस ब्लास्ट में घायल होने का नाटक कर रहा था। चीफ शेन मिस्टर झेंग के बेड के पास जाकर खड़े होते हैं। मिस्टर झेंग रोते हुए अपना जुर्म कबूल करता है और कहता है कि हाँ, मैंने ही 1 साल तक प्लानिंग करके इस कंपनी में ड्राइवर की नौकरी की। मैंने ही उन सबको फ्री ट्रिप का लालच देकर इस बस में इकट्ठा किया और बम से उड़ा दिया। उस रात मैं अपनी पत्नी के लिए सब्जियां लेकर घर पर इंतजार कर रहा था। उसने फोन पर मुझसे कहा था कि वो मेरे हाथ का खाना खाना चाहती है, लेकिन इन दरिंदों ने उसे तड़पने के लिए छोड़ दिया। अगर उस दिन उस बस के 18 लोगों में से किसी एक ने भी इंसानियत दिखाई होती तो मेरी पत्नी और बच्चा आज जिंदा होते। चीफ शेन भारी आवाज में कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी की मौत का मुझे बेहद अफसोस है मिस्टर झेंग, लेकिन कानून को हाथ में लेकर इतने बेगुनाह लोगों को मारना सरासर गलत है। अब कानून ही तुम्हें इसकी सजा देगा। केस पूरी तरह सॉल्व हो चुका था और जैसा कि चीफ शेन ने वादा किया था, वो पूरे पुलिस स्टेशन के सामने ऐलान करते हैं कि आज से शाओ ये कोई क्लीनर नहीं बल्कि हमारी सीआईडी की ऑफिशियल डिटेक्टिव कंसल्टेंट है। जोरदार तालियां। शेन उसे इस महीने की क्लीनिंग की सैलरी के साथ साथ केस सॉल्व करने का एक मोटा बोनस देते हैं। शाओ यह पैसों का बंडल देखकर खुशी से पागल हो जाती है और कहती है कि वाओ सर जी, आप तो बड़े दरिया दिल निकले, इतने पैसों में तो मैं आपकी जैसी बड़ी गाड़ी खरीद लूंगी। शेन मुस्कुराते हुए कहते हैं कि चलो आज रात इस बड़ी कामयाबी की खुशी में बाहर डिनर पर चलते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। डिनर टेबल पर शेन शाओये से पूछते हैं कि तुम्हारी कोई फॉर्मल डिग्री नहीं है, फिर भी तुम इतनी कमाल की जासूस कैसे बन गई और तुम डिटेक्टिव क्यों बनना चाहती हो? शाओये की आंखें नम हो जाती है। वो कहती है कि जब मैं सिर्फ 5 साल की थी तब मेरी माँ मुझे छोड़कर कहीं चली गई थी। वो मैनचेस्टर में है, मैं बस उन्हें ढूंढना चाहती हूँ।
शैन उसकी तरफ देखते हैं और दोनों के बीच एक गहरा बॉन्ड बन जाता है, क्योंकि दोनों का ही अतीत कहीं ना कहीं अधूरा था। लेकिन आज एक मामूली विलेज गर्ल ने अपने 180 IQ के दम पर पूरे शहर को एक खतरनाक कातिल से बचा लिया था। लेकिन अब जो सच सामने आया है वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। शाओये की माँ को असल में उसके गांव में ट्रैफिक यानी मानव तस्करी करके लाया गया था। शाओये रोते हुए चीफ शेन को बताती है, मेरी माँ मुझसे नफरत करती है क्योंकि मैं एक बलात्कारी की बेटी हूँ, लेकिन मुझे भी उनसे शिकायत है। जब मैं 5 साल की थी तो वो मुझे एक बार मुड़कर देखे बिना छोड़कर चली गई, पर अब मैं उन्हें समझ सकती हूँ। वो कोई उस गरीब पहाड़ी गाँव की रहने वाली नहीं थी, वो उस पापी परिवार का हिस्सा नहीं थी, वो एक अमीर घराने की बेटी थी। इसलिए मैंने ठान लिया है कि मैं CID में डिटेक्टिव बनकर कभी किसी और माँ के साथ ऐसा भयानक हादसा नहीं होने दूंगी। मैं चाहती हूँ कि जब मेरी माँ मुझे दोबारा देखे तो उन्हें मुझ पर गर्व हो। चीफ शेन शाओये की पीठ पीछे उसकी माँ का पता लगा लेते हैं। उसकी माँ कोई और नहीं बल्कि देश की टॉप ज्वेलरी डिजाइनर शाओ वांगशू है, जिनका सबसे मशहूर कलेक्शन है स्वॉलो रिटर्न्स टू इट्स नेस्ट, चिड़िया का घोंसले में लौटना। शेन उनसे मिलने उनके आलीशान ऑफिस पहुँचते हैं। शेन कहते हैं, मैडम मुझे आपका ये कलेक्शन बहुत पसंद है। मेरी एक दोस्त है जिसके पास 5 साल की उम्र से आपकी बनाई एक कलाकृति है और वो आज भी उसे अपने साथ रखती है। मैं ये पूरा सेट उसी के लिए खरीदना चाहता हूँ। जैसे ही शाओये की माँ 5 साल और उस कलाकृति का जिक्र सुनती है, उनके दिमाग में अतीत के वो काले और दर्दनाक दिन कौंध जाते हैं। वो कांप उठती है और तुरंत बात बदलते हुए कहती है, आपके दोस्त को मेरा शुक्रिया, लेकिन अब मैं कुछ वक्त के लिए सबसे दूर एकांत में जा रही हूँ और किसी से नहीं मिल पाऊंगी। चीफ शेन समझ जाते हैं कि शाओये की माँ उस भयानक अतीत को दोबारा याद नहीं करना चाहती, लेकिन शाओये के लिए अपनी माँ के करीब पहुँचने का रास्ता साफ हो चुका था। अब कहानी में आता है एक नया मोड़। शाओये को आखिरकार रहने के लिए एक नया अपार्टमेंट मिल जाता है। वो चीफ शेन को कुली बनाकर अपना सामान शिफ्ट करवा रही होती है। शाओये थक कर कहती है, अरे सर जी थोड़ा संभल कर, मेरा हाथ मत दबा देना, मैं बहुत थक गई हूँ, मेरा ब्लड शुगर लो हो रहा है, मुझे कुछ खाने दो। दोनों अपार्टमेंट के लिफ्ट के पास खड़े थे। तभी शाओये की नजर फर्श पर पड़ी एक कैंडी पर जाती है। वो देखती है कि टॉफी फर्श पर सीधी रहने के बजाय बार बार लुढ़क कर कोने की तरफ जा रही है। शाओये का 180 IQ वाला दिमाग तुरंत अलर्ट हो जाता है। वो कहती है, ये कोई मामूली लिफ्ट नहीं है, ये लिफ्ट एक तरफ से झुकी हुई है, इसका मतलब इसके ऊपर कोई बहुत भारी चीज रखी है जो इसे दबा रही है। शेन कहते हैं, हो सकता है लिफ्ट खराब हो उन्हों। शाओये दीवार पर जमी फंगस यानी फुल्ली को छूकर कहती है, नहीं सर, ये वो फंगस है जो सिर्फ सड़ते हुए मांस पर उगती है, इसके ठीक ऊपर एक लाश है। चीफ शेन तुरंत पूरी टीम को बुलाकर उस गार्डन कम्युनिटी अपार्टमेंट को सील करने का ऑर्डर देते हैं। लिफ्ट के ऊपर से जो लाश मिलती है उसकी शनाख्त होती है हुआंग रुएलिन के रूप में, जो हैचेंग शहर के सबसे बड़े अमीर और रईस हुआंग परिवार का इकलौता वारिस था। रिकॉर्ड से पता चलता है कि रुएलिन को एक गंभीर मानसिक बीमारी यानी मेंटल डिसऑर्डर थी और 6 महीने पहले उसे इलाज के लिए मैनचेस्टर के एक मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, लेकिन वो वहां से रहस्यमय तरीके से भागकर इस लिफ्ट के शाफ्ट में गिरकर उसकी मौत हो गई। पुलिस इसे एक हादसा मानकर केस बंद करने की तैयारी करती है, लेकिन शाओये को दाल में कुछ काला नजर आता है। इतने बड़े रईस खानदान का बेटा अचानक पागल कैसे हो गया और वो पागल खाने से भागकर इसी बिल्डिंग में क्यों आया? जैसे ही पुलिस पूरे अपार्टमेंट को लॉकडाउन करती है, शाओये भड़क जाती है, अरे सर जी आप ऐसे कैसे पूरी बिल्डिंग सील कर सकते हैं? मेरा सामान अभी आधा ही शिफ्ट हुआ है, अगर लॉकडाउन हो गया तो मैं कहाँ जाऊंगी? शेन कहते हैं, ओनो तुम अब CID की डिटेक्टिव हो, तुम्हें ऑर्डर्स मानने होंगे, कोई अंदर बाहर नहीं जाएगा मतलब नहीं जाएगा। शाओये गुस्से में कहती है, आपके जैसे रईसों के लिए बोलना आसान है सर, आपको क्या पता कि इस शहर में एक अदद कमरा ढूंढने के लिए कितनी चप्पलें घिसनी पड़ती हैं। हमारी शाओये सीधे चीफ शेन से कहती है, सर जी जब घर मिलना इतना मुश्किल है तो क्या मैं वापस आपके आलीशान विला में आकर रह सकती हूँ? क्या बात है, मौका भी है और दस्तूर भी। इधर चीफ शेन के दिल में शाओये के लिए कुछ कुछ होने लगा है। शाओये की माँ ने उनके लिए अपना खास ज्वेलरी सेट भिजवाया था। शेन आईने के सामने खड़े होकर हाथ में गिफ्ट लिए प्रपोजल की रिहर्सल कर रहे हैं। ओनो मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, फिर खुद ही अपना सिर पकड़ लेते हैं, नहीं नहीं ये बहुत बनावटी लग रहा है, अगर उसे पसंद नहीं आया तो? तभी पीछे से शाओये आ जाती है और कहती है, चीफ आप अकेले अकेले हवा में क्या इशारे कर रहे हैं? मुझे लगा आप यहाँ किसी को प्रपोज कर रहे हैं। शेन शर्माकर कहते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वैसे ओनो मुझे तुमसे कुछ कहना है। लेकिन भाई जब भी हीरो हीरोइन के बीच में कुछ रोमांटिक होने वाला होता है तभी विलन यानी मेरा मतलब है केस बीच में आ जाता है। IG साहब का ऑर्डर आता है कि उस पागल लड़के हुआंग रुएलिन की मौत के केस को पुलिस बिना वक्त गवाए हादसा बताकर बंद करे। दोनों को तुरंत CID ऑफिस बुलाया जाता है। ऑफिस में IG साहब और बाकी ऑफिसर्स CCTV फुटेज दिखाते हैं। फुटेज में साफ दिख रहा था कि अस्पताल में भर्ती अमीर खानदान का वारिस हुआंग रुएलिन बुरी तरह पागलों जैसी हरकतें कर रहा था। लोग उसे पकड़ रहे थे और अपनी मौत वाली रात भी वो खुद पागलों की तरह भागते हुए लिफ्ट के पास गया और नीचे गिर गया। ऑफिसर कहते हैं,
सर, सबूत और फैक्ट्स बिल्कुल साफ हैं। ये एक पागल लड़के का एक्सीडेंट है, केस क्लोज कीजिए। लेकिन हमारी 180 IQ वाली शाओ ये चिल्लाती है, रुको, ये कोई पागलपन नहीं है और ये कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। आईजी चिढ़कर पूछते हैं, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि वो पागल नहीं था? शाओ ये फुटेज को जूम करके कहती है, सर जी, जरा ध्यान से देखिए। जब वो पागलों की तरह भागते हुए फर्श पर गिरा तो उसने बहुत चालाकी से जमीन पर बिखरे कांच के टुकड़ों को बचाकर अपनी बॉडी को सेफ रखा। ये एक नॉर्मल इंसान का इंस्टिंक्ट है। जिसका दिमाग पूरी तरह डैमेज हो चुका हो, वो पागल लड़का गिरते वक्त कांच के टुकड़ों से खुद को कैसे बचा सकता है? वो पागल होने का नाटक कर रहा था। सब हैरान हो जाते हैं। चीफ शेन पूछते हैं कि अगर वो पागल नहीं था तो वो अस्पताल से भागकर सुसाइड करने क्यों गया? शाओ ये समझाती है, सर, वो पागल नहीं था, लेकिन उसे जबरदस्ती पागल खाने में रखकर ऐसी साइकोट्रोपिक दवाइयां दी जा रही थी जिसने एक अच्छे भले इंसान को अंदर से बीमार कर दिया। उस दर्द के साइड इफेक्ट्स इतने भयानक होते हैं कि इंसान को लगता है उसकी हड्डियों पर करोड़ों चींटियां रेंग रही हैं। वो बेचैन होकर अपने हाथ मलता है। वो दर्द इतना असहनीय था कि उस दर्द से बचने के लिए उसने मौत को गले लगा लिया। ये मर्डर दवाओं के जरिए किया गया है। वहाँ खड़ा ऑफिसर बुदबुदाते हुए कहता है, लगता है हमारी चीफ शेन इस लड़की के प्यार में पूरी तरह दीवाने हो चुके हैं, तभी इसकी हर अजीब बात पर भरोसा कर लेते हैं। वैसे बात तो सच है। शेन कड़क कर कहते हैं, मुझे ओनो पर पूरा भरोसा है। अगर सबूत नहीं है तो हम सबूत ढूंढेंगे। चीफ शेन और ओनो सीधे मेंटल हॉस्पिटल के वार्ड में पहुंचते हैं, जहां हुआंग रुएलिन को रखा गया था। पूरा कमरा इतना साफ था कि वहां सुराग के नाम पर एक बाल तक नहीं था। नर्स और वार्ड बॉय भी कुछ बताने से मना कर देते हैं। शाओ ये कमरे के तीनों बेड को ध्यान से देखती है। खिड़की वाले बेड पर अच्छी धूप और नजारा था। बीच वाले बेड से टीवी साफ दिखता था, लेकिन हुआंग रुएलिन का बेड सबसे कोने में सबसे बेकार जगह पर था। चीफ शेन पूछते हैं, ओनो, वो इतने बड़े अमीर खानदान का लड़का था तो उसने ये सबसे खराब बेड क्यों चुना? शाओ ये मुस्कुराती है और दीवार के कोने में लगे CCTV कैमरे की तरफ इशारा करके कहती है, यही तो खेल है चीफ। ये लिफ्ट इस पूरे कमरे का इकलौता ऐसा कोना है जो CCTV कैमरे का ब्लाइंड स्पॉट है। यहाँ बैठकर उसे कैमरे के सामने पागल होने की एक्टिंग नहीं करनी पड़ती थी। वो यहाँ बिल्कुल नॉर्मल रहता था और यही हमारा सबसे बड़ा सबूत है। शाओ ये ने साबित कर दिया कि हुआंग रुएलिन पागल नहीं था, बल्कि उसे साजिश के तहत पागल बनाया जा रहा था। लेकिन तभी पुलिस स्टेशन में फिर से उस खड़ूस IG की एंट्री होती है, जो चिल्ला रहा होता है, तुम सब दिमाग से पैदल और गधे हो क्या? एक मामूली से केस को अभी तक बंद नहीं कर पाए? चीफ शेन शाओये को पीछे छुपने का इशारा करते हैं और खुद IG का सामना करने आगे बढ़ते हैं। IG साहब पुलिस स्टेशन में चिल्ला रहे होते हैं कि उस टॉयलेट क्लीनर लड़की की वजह से CID का नाम खराब हो रहा है। उसने 1 महीने में 3 कंप्यूटर तोड़ दिए, माल खाने का दरवाजा उखाड़ दिया। वो एक मुसीबत है, उसे बाहर निकालो। तभी हमारे अमीर और हैंडसम चीफ शेन अपना वॉलेट निकालते हैं और IG के सामने अनलिमिटेड क्रेडिट कार्ड लहराते हुए कहते हैं, IG सर, मैंने अपना अनलिमिटेड क्रेडिट कार्ड शाओये के नाम से लिंक कर दिया है। उसने जो भी नुकसान किया है या आगे करेगी वो सीधे मेरे अकाउंट से कटेगा। CID का 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। अब बताइए, केस पर वापस आए। ओहो, इसे कहते हैं असली रईस का टशन। IG साहब का मुंह तो देखने लायक था। शाओ ये इंटरनेट खंगालती है, लेकिन हुआंग रुएलिन के बारे में कोई खबर नहीं मिलती। बाकी पुलिस वाले हंसते हैं, लेकिन शाओ ये कहती है, यही तो सबसे बड़ी गड़बड़ है। इतने बड़े खानदान के लड़के की कोई खबर इंटरनेट पर ना होना साफ दिखाता है कि हुआंग परिवार ने पैसे खिलाकर सारी खबरें ब्लॉक करवा दी हैं, क्योंकि इस लड़के ने एक बहुत बड़ा क्राइम किया था और कानून से बचने के लिए पागल होने का नाटक कर रहा था। शाओ ये CID के पुराने रिकॉर्ड्स खोलती है और सच सामने आ जाता है। 6 महीने पहले इस रईसजादे हुआंग रुएलिन ने एक मासूम गरीब लड़की को 18वीं मंजिल से नीचे फेंककर मार डाला था, लेकिन कोर्ट में उसने महंगे वकीलों और एक बिकाऊ डॉक्टर की मदद से खुद को मानसिक बीमार साबित कर दिया और बाइज्जत बरी हो गया। लेकिन कुदरत का इंसाफ देखिए, हुआंग रुएलिन जेल से तो बच गया, पर उस मरी हुई लड़की की बेबस माँ ने अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए खुद कानून हाथ में ले लिया। वो माँ भेस बदलकर उसी मेंटल हॉस्पिटल में एक केयरटेकर यानी आया बन गई। हुआंग रुएलिन एक्टिंग करने के लिए रोज विटामिन की गोलियां खाता था। उस माँ ने चुपके से उन विटामिन की गोलियों को असली और बेहद हाई डोज वाली मानसिक बीमारी की दवाओं से बदल दिया। जब एक नॉर्मल इंसान वो खतरनाक दवाइयां रोज खाने लगा तो उसके दिमाग और शरीर में ऐसी भयानक तड़प होने लगी जैसे पूरी हड्डियों पर करोड़ों चींटियां काट रही हूं। वो इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाया और तड़प कर उसने लिफ्ट के शाफ्ट से कूदकर सुसाइड कर लिया। शाओ ये उस केयरटेकर महिला के सामने जाती है और कहती है, माँ जी, आपने अपनी बेटी का बदला ले लिया, अब बाकी सब हम पर छोड़ दीजिए। जिन लोगों ने उस अमीर लड़के को बचाने के लिए झूठी रिपोर्ट बनाई थी वो सब अब जेल जाएंगे। केस पूरी तरह सॉल्व हो चुका था। चीफ शेन शाओये के पास आते हैं और उसे एक खूबसूरत ज्वेलरी बॉक्स देते हैं।
वो कहते हैं, ओनो, ये तुम्हारी माँ का बनाया हुआ सबसे खास डिजाइन है, उन्होंने ये तुम्हारे लिए भिजवाया है। वो अभी तुमसे मिलने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि वो अतीत के घावों से डरती हैं, लेकिन उन्हें तुम पर बहुत गर्व है। शाओ ये रोते हुए उस गिफ्ट को गले लगा लेती है। फिर वो शेन की तरफ देखकर पूछती है, सर जी, आप इतने बड़े अरबपति खानदान के इकलौते वारिस हो, फिर भी ये अरबों की जायदाद छोड़कर सीआईडी में पुलिस वाले क्यों बने? क्या ये आपकी उस बहन की वजह से है जो अब इस दुनिया में नहीं है? शेन हैरान रह जाते हैं कि शाओ ये को ये सब कैसे पता चला। शाओ ये बताती है कि शेन के फैमिली फोटो में उनकी बहन को देखा था जो 1 साल बाद गायब हो गई, और उनके विला के 2nd फ्लोर के कमरे पर आज भी मन्नत का धागा बंधा है जो दिखाता है कि पूरा परिवार उसे आज भी मिस करता है। शेन भारी मन से बताते हैं, हाँ ओनो, मेरी बहन शेंग शेंग आज से 10 साल पहले होंगमा विलेज नाम के एक बिछड़े पहाड़ी इलाके में वॉलंटियर टीचर बनकर गई थी, लेकिन 1 साल के अंदर ही उसने नदी में कूदकर सुसाइड कर लिया। लेकिन मेरी यादों में वो बहुत खुशगजाज और जिंदा दिल थी, वो सुसाइड कर ही नहीं सकती। मैं पुलिस इसीलिए बना ताकि उसकी मौत के पीछे की साजिश का पता लगा सकूं, पर 10 साल में मुझे कुछ नहीं मिला। शाओ ये शेन के घर में लगे उनके सर्टिफिकेट्स देखती है और चौंक जाती है। वो कहती है, चीफ, आपकी बहन स्कूल टाइम में सिंक्रोनाइज्ड स्विमिंग टीम की चैंपियन थी। जो लड़की पानी की जादूगर हो, इतनी बेहतरीन तैराक हो, वो नदी में डूबकर सुसाइड कैसे कर सकती है? ये सुसाइड नहीं बल्कि बहुत बड़ी साजिश है। लगातार 10 साल तक नाकाम रहने के बाद चीफ शेन पूरी तरह टूट चुके थे और उन्होंने सीआईडी से अपना इस्तीफा टाइप कर दिया था। लेकिन जैसे ही वो ऑफिस आते हैं, उन्हें शाओ ये गायब मिलती है। तभी शाओ ये का फोन आता है, सर जी, मैंने सैंगचेंग की फ्लाइट टिकट बुक कर ली है। एयरपोर्ट से होंगमा विलेज के लिए सीधी बस जाती है, जल्दी आओ। शेन हैरान होकर पूछते हैं, ओनो, तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रही हो? शाओ ये हंसकर कहती है, अरे भाई, आखिर मैं आपकी गर्लफ्रेंड जो हूँ, भले ही फेक सही पर हक तो बनता है ना। और हाँ, अगर इस बार हमने आपकी बहन की मौत का राज ढूंढ लिया तो आप पुलिस की नौकरी कभी नहीं छोड़ेंगे। डन? दोनों सीधे उसी रहस्यमयी होंगमा विलेज पहुंचते हैं। वहां के बुजुर्गों से जब वो शेन शेंग के बारे में पूछते हैं तो वो कहते हैं, हाँ, वो मैडम तो बहुत अच्छी थी, लेकिन उस नदी में पानी का भूत रहता है। शेन शेंग से पहले भी वहां कई बच्चे अचानक नदी में गिरे और डूबकर मर गए। शाओ ये का दिमाग तुरंत खटकता है। वो नदी के पास बनी उन बच्चों के कब्रों के पास पहुंचती है। वहां उगी अजीब जंगली घास को देखकर शाओ ये कहती है, चीफ, गांव वाले कुछ छुपा रहे हैं। 10 साल पहले मरे बच्चों की कब्रों में ही उनकी मौत का असली राज छुपा है। हमें ये कब्रें खोदनी होंगी। जैसे ही चीफ शेन और शाओ ये सुराग ढूंढने के लिए कब्र खोदना शुरू करते हैं, तभी अचानक झाड़ियों से लाठी डंडे लेकर पूरे गांव वाले उन पर टूट पड़ते हैं। वो लोग चीफ शेन के सिर पर जोरदार हमला करते हैं, जिससे शेन लहूलुहान होकर बेहोश हो जाते हैं। गांव वाले उन दोनों को बंधक बना लेते हैं और शाओ ये को एक अंधेरी कोठरी में बंद कर देते हैं। गांव का मुखिया कोठरी के बाहर आकर हंसता है और कहता है, कब्र खोदने और लाशों की बेअदबी करने के जुर्म में तुम दोनों को कम से कम 2 साल की जेल होगी लड़की। शाओ ये गुस्से में सलाखें पीटती हुई चिल्लाती है, मुझे अपनी फिक्र नहीं है, मेरे चीफ कैसे हैं? और कान खोलकर सुन लो बुढ़े, मैं मैनचेस्टर सीआईडी की डिटेक्टिव हूँ और मेरे साथ जो है वो वहाँ के शेरिफ हैं। अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो तुम सब बर्बाद हो जाओगे। मुझे सब समझ आ गया है। 10 साल पहले उन बच्चों की नदी में डूबकर मौत कोई एक्सीडेंट नहीं थी, बल्कि तुम सब ने मिलकर। लोकल पुलिस चीफ चावा जैसे ही अपनी ड्यूटी खत्म करके जाने लगता है, तभी कोठरी का दरवाजा धड़ाम से खुलता है। सामने हमारे जख्मी शेरिफ चीफ शेन खड़े थे। वो कड़क कर बोलते हैं, चावा, मुझे अपनी बात दोबारा दोहराने की आदत नहीं है। वो लड़की मेरी डिटेक्टिव कंसल्टेंट है, उसे अभी के अभी रिहा करो। चावा हंसते हुए कहता है, मिस्टर शेन, आप मैनचेस्टर के शेरिफ होंगे, पर ये सांगचेंग है। बिना सीनियर अथॉरिटी के लेटर के आप यहाँ केस हैंडल नहीं कर सकते। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। शेन मुस्कुराते हैं और सीधे अपने दादाजी को फोन घुमा देते हैं और फिर सीधे सांगचेंग के गवर्नर यानी स्टेट हेड का फोन आता है। गवर्नर पुलिस हेडक्वार्टर्स के बड़े अधिकारी को लाइन पर लेकर चिल्लाते हैं, तुम सब दिमाग से पैदल हो क्या? तुमने किसे गिरफ्तार कर लिया? जिस सियांग साम्राज्य ने हमारे शहर में सैकड़ों अरबों का इन्वेस्टमेंट किया है, जिससे हमारे शहर की अर्थव्यवस्था चलती है, उनके वारिस को तुमने जेल में डाल दिया। अगर तुम्हारी नौकरी प्यारी है तो उन्हें तुरंत छोड़ो। अब क्या था? चीफ चावा के होश उड़ जाते हैं। वो कांपते हुए खुद लॉकअप की चाबी लेकर दौड़ता है और शियाओये के आगे हाथ जोड़ लेता है। इसे कहते हैं पावर। जेल से छूटते ही शियाओये अपनी पीठ पीछे से एक थैली निकालती है। शेन हैरान होकर पूछते हैं, ओनो, तुम जब भी मुसीबत में पड़ती हो कोई बहुत बड़ा सुराग ढूंढ लाती हो, इस बार
क्या मिला? श्याओ ये सीधे लोकल पुलिस स्टेशन के मीटिंग रूम में घुस जाती है, जहाँ चीफ चावा मीडिया के सामने इस केस को हादसा बताकर रफा दफा करने की कोशिश कर रहा था। श्याओ ये टेबल पर मुक्का मारकर कहती है, चीफ चावा, ये मौतें कोई हादसा नहीं बल्कि बेरहमी से किया गया मर्डर है। चावा चिढ़कर कहता है, एक विदेशी लड़की को केस सॉल्व करने के बारे में क्या पता? हमारे रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये बच्चे गर्मियों के मौसम में नदी में नहाते वक्त डूबे थे। श्याओ ये हंसती है और सुराग सामने रखती है। सर जी, आपके रिकॉर्ड्स पूरी तरह झूठे हैं। जिन बच्चों की कब्रें हमने खोदी हैं, उन पर पिकल्ड जिंजर ग्रास उगी हुई थी, जो सिर्फ कड़कड़ाती ठंड यानी सर्दियों में तेजी से फैलती है। और सबसे बड़ा सबूत, उन बच्चों के कंकालों पर लॉन्ग स्लीव्ड स्वेट शर्ट्स थे, यानी सर्दियों के मोटे कपड़े। कोई भी बच्चा गर्मियों में नदी में नहाने के लिए ऊनी और मोटे कपड़े पहनकर नहीं उतरेगा। इसका मतलब 10 साल पहले उन मासूमों को सर्दियों के मौसम में नदी में डुबाकर मारा गया था। पूरी मीडिया और पुलिस वाले सन्न रह जाते हैं। श्याओ ये आगे का फैक्ट रखती है, नॉर्मली इस गाँव में 3 से 5 साल में कोई एक बच्चा डूबता है, वो भी गर्मियों में। लेकिन 10 साल पहले सर्दियों के एक ही महीने के अंदर 3 लड़कियां लगातार नदी में डूबकर मर गई थीं। क्या ये आपको हादसा लगता है? कंट्री ए के कानून के मुताबिक नए सबूत मिलने पर मैनचेस्टर सीआईडी इस केस को अपने हाथ में लेती है। शीन का दिमाग तुरंत अपनी बहन शेन शेंग से इस केस को जोड़ता है, क्योंकि उन लड़कियों की मौत के ठीक बाद ही उनकी बहन शेन शेंग ने उसी नदी में कूदकर अपनी जान दे दी थी। यानी शेन शेंग उन बच्चों की मौत का सच जान चुकी थी, इसीलिए उसे रास्ते से हटा दिया गया। शेन और श्याओ ये रिकॉर्ड्स खंगालते हैं तो पता चलता है कि उस साल कुल 4 लड़कियों की मौत हुई थी। वो पहली मृत लड़की के घर पहुंचते हैं। वहां की मां रोते हुए बताती है, हाँ वो एक एक्सीडेंट था, लेकिन जब मेरी बेटी मरी तो हमारी वॉलंटियर टीचर शेन शेंग ने वाटर कंस्ट्रक्शन कंपनी से लड़कर हमें 1 लाख युआन का मुआवजा दिलवाया था। बाकी 3 लड़कियों के सुराग ढूंढने जब दोनों अगले घर पहुंचते हैं तो वो घर पूरी तरह सुनसान और उसका ताला जंग खाया हुआ मिलता है। वहां सालों से कोई नहीं रहा था। श्याओ ये बिना डरे खिड़की से रेंगकर उस बंद घर के अंदर घुस जाती है। जैसे ही वो अंदर टॉर्च जलाती है, धूल से भरे फर्श पर उसे कुछ ऐसा दिखता है कि वो चीख पड़ती है, चीफ जल्दी अंदर आओ। और ये देखो, वहाँ फर्श पर किसी को बेरहमी से पीटे जाने के निशान थे। और कोने में लोकल पुलिस चीफ चावा हाथ झाड़ते हुए कहता है, अरे ये बेघर अब्बू तो 10 साल पहले ही गाँव छोड़कर भाग गया था, तुम लोग खामखा अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। लेकिन श्याओ ये जिद करती है, चावा मुझे तुरंत उस नदी के पास ले चलो जहाँ बच्चे डूबे थे और जहाँ ये अब्बू रहता था। नदी के किनारे पहुंचकर श्याओ ये एक जगह रुक जाती है। वहाँ की जमीन थोड़ी धंसी हुई थी और वहाँ उगी घास बाकी जगहों से बहुत ज्यादा हरी और घनी थी। चावा हंसता है, घास हरी है तो इसमें क्या बड़ी बात है लड़की। श्याओ ये उसका कॉलर पकड़कर कहती है, अरे दिमाग से पैदल पुलिस वाले, जब जमीन के नीचे कोई लाश दफनाई जाती है तो बॉडी के सड़ने की वजह से उसका वॉल्यूम घट जाता है, जिससे ऊपर की मिट्टी नीचे धंस जाती है और सड़ती हुई बॉडी से मिट्टी को एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स यानी खाद मिलते हैं, जिससे वहाँ की घास ज्यादा हरी हो जाती है। अब्बू कहीं भागा नहीं है, उसकी लाश इसी मिट्टी के नीचे दबी है, खोदो इसे। जैसे ही पुलिस वहाँ खुदाई करती है, अंदर से अब्बू का कंकाल बरामद होता है। अब श्याओ ये डॉट्स को कनेक्ट करती है और जो घिनौना सच सामने आता है उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। श्याओ ये बताती है, चीफ इन तीनों परिवारों में एक भयानक बात कॉमन थी। इनकी मरी हुई बेटियों की तस्वीरों में उन्होंने फटे पुराने कपड़े पहने थे, लेकिन इन्हीं के घरों के छोटे बेटों ने बिल्कुल नए और साफ कपड़े पहने थे। यानी इन परिवारों में बेटे और बेटी में भयानक भेदभाव किया जाता था। 10 साल पहले जब पहली लड़की नदी में दुर्घटनावश डूबी तो मासूम टीचर शेन शेंग यानी चीफ शेन की बहन ने उस गरीब परिवार की मदद करने के लिए वाटर कंस्ट्रक्शन कंपनी पर केस करके उन्हें 1 लाख युआन का मुआवजा दिलवाया था। पहाड़ी इलाके के उन लालची और पापी माता पिता के लिए 1 लाख युआन एक लॉटरी की तरह था। उन्होंने सोचा, बेटियां तो वैसे भी बोझ है, अगर एक बेटी के मरने से 1 लाख युआन मिलते हैं जिससे बुढ़ों का इलाज हो जाएगा, हमारा घर चल जाएगा और हमारा बेटा बड़े स्कूल में पढ़ेगा, तो ऐसी बेटियों का जिंदा रहना ही क्यों। और इसके बाद उन तीनों कलयुगी पिताओं ने खुद अपनी सगी मासूम बेटियों को कड़कड़ाती ठंड में ले जाकर उस गहरी नदी में धक्का दे दिया। इंसानियत को शर्मसार करने वाली दरिंदगी। लेकिन नदी के पास रहने वाले उस बेघर अब्बू ने इन तीनों परिवारों को अपनी बेटियों को डुबाते हुए देख लिया था। वो इन तीनों परिवारों को ब्लैकमेल करके मुआवजे के पैसों में से हिस्सा वसूलने लगा। ब्लैकमेलिंग से तंग आकर उन तीनों पिताओं ने मिलकर अब्बू का मर्डर कर दिया और उसकी लाश को वहीं दफना दिया। और चीफ शेन की बहन शेन शेंग इस पूरे खौफनाक सच को जान चुकी थी। वो सदमे में आ गई कि जिस मुआवजे को उसने भलाई के लिए दिलवाया था वो मासूम बच्चियों की मौत का कारण बन गया। इसी आत्मग्लानि यानी गिल्ट में और सदमे में आकर उसने भी उसी नदी में कूदकर अपनी जान दे दी थी। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चलती है, 10 साल पुराने होंगमा विलेज चाइल्ड ड्राउनिंग केस में सबसे बड़ा यू टर्न। तीनों कलयुगी पिताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। अपनी बहन को इंसाफ
दिलाने के बाद अगली सुबह चीफ शेन श्याओये के घर पहुंचते हैं। श्याओये चादर तानकर सो रही होती है। चीफ शेन कहते हैं, ओनो उठो, ड्यूटी का टाइम हो गया है। श्याओये मुंह फुलाकर कहती है, मैं नहीं उठूंगी, मुझे छुट्टी चाहिए। मेरा फेवरेट बॉस यानी आप नौकरी छोड़ रहा है, मैं उदास हूँ, मैं काम पे नहीं आऊंगी। शेन मुस्कुराते हुए उसका कंबल खींचते हैं और कहते हैं, अरे बुद्धू उठो, मैंने दादाजी से बात कर ली है, मैं अपना इस्तीफा वापस ले रहा हूँ, मैं सीआईडी नहीं छोड़ रहा। ये सुनते ही श्याओये खुशी से उछल पड़ती है। सच्ची सर जी, ये तो बहुत बढ़िया बात है, रुको मैं अभी कपड़े बदल कर आती हूँ। चलो, हमारी झाड़ू वाली डिटेक्टिव और हैंडसम चीफ की जोड़ी सलामत रही। लेकिन दोस्तों, एक डिटेक्टिव की जिंदगी में खुशियां ज्यादा देर तक नहीं टिकती। जैसे ही दोनों हंसते हुए सीआईडी ऑफिस पहुंचते हैं, वहां इंस्पेक्टर जैक एक नए और बेहद हाई प्रोफाइल केस के साथ इंतजार कर रहे हैं। एक बहुत अमीर रईस महिला की जवान बेटी पिछले 24 घंटे से अपनी ही आलीशान विला के गेट से रहस्यमयी तरीके से गायब, मिसिंग हो चुकी है। कौन है वो गायब हुई लड़की? क्या ये कोई किडनैपिंग रैकेट है या इसके पीछे भी खुला है कोई अपनों का ही काला राज? ये सब जानने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले एक और धमाकेदार और रोंगटे खड़े कर देने वाले केस के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल। बाय बाय।